हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चूँकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 31 मार्च को उत्तराखंड बोर्ड का जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है और तो काफ़ी कम समय बचा है। तो स्ट्रेटेजी आप लोग ये रखिए कि जितने आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए और साथ ही पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। तो इस प्रश्न पत्र के पहले पार्ट में हम 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। जो बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस पेपर होते हैं जैसे कि जीव विज्ञान का, वह किस तरह से होता है। इसमें 70 मार्क्स की थ्योरी होती है और 4 प्रकार के इसमें प्रश्न होते हैं। जो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं उनकी संख्या होती है 8। 1 नंबर के प्रश्नों की संख्या होती है 8, जो कि 1 से 8 तक होते हैं और जो कि 2 भागों में होते हैं। 1 से 4 तक जो प्रश्न होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ऑप्शनल होते हैं। और जो बाकी 4 क्वेश्चन होते हैं वो 1 लाइन या 1 शब्द या 2 शब्द सेंटेंस में उनके आंसर देने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 18 तक ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 से 27 तक 3 नंबर के प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 कुल 3 प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से सबका अगर योग करेंगे तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी कंपलसरी होते हैं, सभी को करना होता है। और जहाँ पर अगर डायग्राम बनाने वाली बात आती है तो चित्र आप इस तरह से बनाइए, साफ चित्र बनाइए और नॉमिनेट कीजिए। चित्र को आपने जो भी उनके भाग होते हैं चित्र में उन भागों के नाम भी लिखने होते हैं। तो साफ अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको एग्जामिनर के द्वारा अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। 2018 का उत्तराखंड बोर्ड का जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है और यहाँ देखेंगे 28, 29 वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस 2 नंबर वाले में, 3 नंबर में और 5 नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन यहाँ 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में 28, 29 और 30 सभी इन तीनों प्रश्नों में ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए। अथवा में दूसरा प्रश्न है, इन दोनों में से कोई आपको एक करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करना। पहला प्रश्न है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं। बिना निषेचन के विकसित, जब निषेचन नहीं होता है और सीधे ही फल का यहाँ पर निर्माण होता है तो उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो इसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल का जैसे एग्जाम्पल है केला है, सेब है, अनानास, अंगूर आदि। ठीक है। और इसी तरह से जो ये आभासी फल है, आभासी फल क्या होते हैं? आभासी फल सामान्य रूप से जो फल का निर्माण होता है अंडाशय जब परिपक्व होता है तो उससे फल का निर्माण होता है। लेकिन जब अंडाशय के अलावा कोई पुष्प का अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन, बाह्यदल पुंज या दल पुंज, वे भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार बने फल को आभासी फल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आभासी फल की बात करें जैसे सेब है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है, काजू है। इसी तरह ट्रू फ्रूट या वास्तविक जो फल होंगे वो केवल अंडाशय के परिपक्व होने से ही बनते हैं, जैसे कि आम है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 3 प्रकार के सिंड्रोम है, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में रोगी में क्रोमोसोम की संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा 47। मेल में होते हैं जो 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं, X और Y सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में, लेकिन यहाँ पर एक X और आ जाता है, अर्थात 44 तो है ही है, 45, 46 और 47 अर्थात XX Y।
तो इस प्रकार से मेल में अगर XXY क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, तो उस स्थिति को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इस प्रकार के जो मेल होंगे उनमें जो फीमेल टाइप के कुछ कैरेक्टर्स आने लगते हैं, अर्थात ब्रेस्ट का भी यहाँ पर निर्माण होने लगता है। तो आंसर हो जाएगा ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में रोगी में क्रोमोसोम की संख्या होती है 47। इसी के साथ साथ जो दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46-1 अर्थात 45। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक X यहाँ से आप हटा देंगे, X की जगह यहाँ पर अगर 0 शो कर देंगे, इसका मतलब है एक ही यहाँ पर X है, तो एक X कम हो जाएगा, 46 में से एक कम हो जाएगा, तो क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी टर्नर सिंड्रोम में 45। और तीसरा जो सिंड्रोम है, तीसरा सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में जस्ट आप उल्टा करके पढ़िए, डाउन मतलब कम होना, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा हो जाता है। क्रोमोसोम्स होने चाहिए मनुष्य में 46, लेकिन आपको एक जोड़ देना है, तो क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी 47। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 47, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 47, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 45। तो इस तरह से इस एक प्रश्न के द्वारा आप 3 प्रकार के प्रश्नों को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पादपों में जो जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट को कम किया जा सके और उनमें पानी को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिजैविक का निर्माण होता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक, इनके द्वारा ऐसे रसायन जिनका उपयोग कुछ दूसरे हानिकारक जो जीवाणु या कवक की वृद्धि को रोकने या उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक की सबसे पहले खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और खोज किसमें की? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा या कवक से उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई और उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम था। और किससे प्राप्त किया? एक फंगस था, एक फंजाई था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस प्रश्न से भी आप काफी कुछ सीख रहे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए। यौन संचारित रोग प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीडी एक तो टेलीफोन जब करते हैं एसटीडी कोड होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कभी कभी एग्जाम में एसटीडी का ही फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें यौन संचारित रोग की, तो कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि उस यौन संचारित रोग का नाम बताइए जो कि यौन अंग को प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसका आंसर हो जाएगा आपका एड्स। यह यौन अंगों को प्रभावित नहीं करेगा, यह हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। तो किसी एक यौन संचारित रोग का नाम, ये आंसर हो जाएगा एड्स। लेकिन इसके अलावा जो यौन संचारित रोग हैं, कई प्रकार के यौन संचारित रोग हैं, उसको याद करने का एक मैंने अपने YouTube चैनल पे एक आप अगर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ट्रिक करके वहाँ पर दिया होगा। बायोलॉजी की एक ट्रिक है, वह ट्रिक है आपका ट्रिपल एच सेज T20 वर्ल्ड कप गॉन। ट्रिपल एच सेज T20 वर्ल्ड कप गॉन। इस तरह से इस ट्रिक से आप सभी प्रकार के जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनके नाम याद कर सकते हैं। इस एच से हो जाएगा हर्पीज,
और दूसरे H से हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस बी, और तीसरे H से हो जाएगा आपका HIV। HIV का ही दूसरा नाम क्या है? एड्स है। HIV वायरस के द्वारा एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स रोग होता है। फिर यहाँ पर आगे है, उसके बाद जो ये S है, इस S के द्वारा, ये जो S है, इस S के द्वारा आ जाएगा सिफिलिस, उसके बाद इस T से आ जाएगा ट्राइकोमोनिएसिस, और इस W से आ जाएगा वार्ड्स अर्थात जेनेटल वार्ड्स, और C से आ जाएगा क्लेमाइडिएसिस, और इस G से आ जाएगा गोनोरिया। तो ये ट्रिक अगर आपको सीखनी है तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल का कौन सा नियम है? और द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल ने जो नियम दिया था उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसमें इन्होंने दो जोड़े विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया। तो इस प्रकार का जो संकरण दो जोड़े विपरीत लक्षणों में कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बायोपायरेसी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जब किसी क्षेत्र के लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस क्षेत्र के लोगों को उसका भुगतान किए बगैर खुद ये उसका यूज करते हैं तो इसे बायोपायरेसी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो पादप संरक्षण के दो उद्देश्य, यह 2022 के लिए सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पुष्पी पादप की एक कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, निम्नलिखित में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अब अगर बात करें पुष्पी पादप की एक कायिक कोशिका, जो कायिक कोशिका होती है, इसमें इस तरह से आप लिखेंगे, चूंकि पुष्पी पादप की कायिक कोशिका में कायिक कोशिका को हम क्या कहते हैं? हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। कायिक कोशिका, इसको डिप्लॉइड को हम क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं। हेप्लॉइड को हम n लिखते हैं। हेप्लॉइड मतलब जो n हेप्लॉइड या अगुणित जिसको कहते हैं हिंदी में। कायिक कोशिका जो को हम 2n लिखते हैं। 2n इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 24 है। और बाकी में इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? जैसे कि नंबर पहला है आपका परागकण, नंबर पहला परागकण है। परागकण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? परागकण होते हैं हैप्लॉइड, तो परागकण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर 2n बराबर 24 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह से जो दूसरा है अंड कोशिका, अंड कोशिका या जो एग सेल है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या, ये भी हैप्लॉइड होता है, तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। उसके बाद तीसरा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? आइए इसको समझते हैं। ये अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश की, तो भ्रूण कोश की यहाँ पर दो, यहाँ पर ये कोशिकाएं हैं और यहाँ एक और कोशिका है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं रहती हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं में से दो को तो हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट्स कहते हैं, और इसको कहते हैं हम फीमेल गैमेट या एग, और जो बीच में इनको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र। पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र। और जो तीन दूसरी साइड को सेल्स होते हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स, या इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो इन जो प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या होती है n, अर्थात ये हैप्लॉइड होते हैं, ये प्रत्येक n है। और जो पोलर न्यूक्लियाई, ये तो एक तो n है, लेकिन ये दो बाद में मिलकर द्वितीय केंद्रक यहाँ पर बना देते हैं, अर्थात ये क्या बना देगा? 2n ये बना देगा। तो बीच की जो यहाँ पर जो दोनों केंद्रक मिल जाते हैं तो यहाँ 2n हो जाता है। और यहाँ एग, ये तो हैप्लॉइड होता ही है, और सिनर्जिट्स की दो है, प्रत्येक यहाँ पर n हो जाता है, तो सिनर्जिट्स भी कैसा हो गया? n हो जाएगा। इस तरह से अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आसानी से आप आगे कर सकते हैं जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस तरह से।
तो परागकण में क्रोमोसोम की संख्या होती, परागकण में भी क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते परागकण। तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें हो जाएगी n, अंड कोशिका में हो जाएगी n बराबर 12, n बराबर 12। भ्रूणपोष में, अब भ्रूणपोष कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक केंद्रक मिलकर यहाँ लास्ट में ये एक केंद्रक, ये दूसरा केंद्रक, ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों के मिलने से तो यहाँ क्या बन गया, 2n बन गया। लेकिन जब परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया के द्वारा परागकण के अंदर से पहला नरयुग्मक आता है, वह नरयुग्मक जुड़ेगा इस फीमेल गैमेट के साथ, यहाँ जुड़ जाएगा, इस एग के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो परागनली है, परागनली से परागकण से के अंदर से जो दो नर युग्मक आते हैं, पहला नर युग्मक आया और वह एग के साथ जुड़ जाएगा, तो ये नर युग्मक ये भी n है, एग भी n है, तो n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n। तो इससे जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n बराबर कितनी हो जाएगी, 24। और इसी तरह से जो दूसरा नर युग्मक है वह कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई या जो द्वितीय केंद्रक है वहां पर जुड़ जाएगा। तो पहले से 2n है, दो केंद्रक पहले से जुड़े हैं, एक केंद्रक और जुड़ जाएगा, तो केंद्रक की टोटल n, 2n प्लस n बराबर कितना हो जाएगा, 3n। तो इस तरह से भ्रूणपोष में टोटल 3n यहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे, अर्थात n बराबर 12 है तो 3n बराबर 36, यहाँ पर 36 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इस तरह से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्या है, इसके दो प्रभाव बताइए। व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, राइट इट्स इम्पैक्ट्स। जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, जब कभी भी किसी महिला के गर्भ में कोई भ्रूण पल रहा है लेकिन वो परिपक्व हुए बगैर इंटेंशनली उस भ्रूण को वहां से निकाला जाता है, अर्थात एबॉर्शन कराया जाता है, तो इस प्रकार इसको हम चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। तो इससे कुछ इम्पैक्ट्स अर्थात इसके क्या क्या प्रभाव हैं। पहला तो ये है कि अगर किसी कारणवश अगर आनुवंशिक बीमारी है उस बच्चे में तो गर्भपात में MTP आवश्यक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये स्थिति भी बनती है कि जो फीमेल फीटिसाइड है, मादा भ्रूण हत्या है, इस MTP के द्वारा भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आंसर इसका हो जाएगा, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से किए गए गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस्ड एबॉर्शन या चिकित्सीय सगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। और इसके जो प्रभाव हैं, नंबर पहला, आनुवांशिक बीमारी से ग्रस्त अगर कोई भ्रूण है तो गर्भपात उसका कराना, और दूसरा MTP के द्वारा मादा भ्रूण की हत्या भी की जाती है, जो कि एक गैरकानूनी कार्य है। इसी का जो अथवा में जो प्रश्न है वह है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के दो उपाय। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ जाना ही क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। जनसंख्या के नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक तो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और जो छोटा परिवार सुखी परिवार जो स्लोगन है उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ऐसे जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यही आंसर हो जाएंगे। तो जनसंख्या का तेज गति से बढ़ना, अत्यधिक तेज दर से बढ़ने को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय, नंबर पहला, गर्भ निरोधक उपायों को अमल में लाना चाहिए, और दूसरा जो छोटे परिवार हैं या जो लघु परिवार हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और साथ ही लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। तो इसके जो छोटा परिवार है और उसके अगर हम बेनिफिट्स लोगों को बताएं, लोग क्या कर सकते हैं कि इन नियंत्रित करने के उपायों को अमल में ला सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 से है, जो कि एवोल्यूशन चैप्टर है। यह अभी इस वर्ष डिलीट हो गया है, तो हम बात करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 12 की। मलेरिया व सामान्य जुकाम फैलाने वाले जीवों के नाम बताइए। फैलाने वाले जीव अर्थात ये कॉजिंग या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसके कारण होता है, कौन सा ऐसा पैथोजन है, कौन सा ऐसा
जो जीव है जिसके कारण या ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण मलेरिया और सामान्य जुकाम होता है। तो मलेरिया तो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज आप कह सकते हैं, स्पीशीज प्लाज्मोडियम स्पीशीज के द्वारा। और दूसरा जो जुकाम है, जुकाम फैलाने वाला जो ये भी एक प्रकार का वायरस है जिसको हम राइनो वायरस कहते हैं। तो राइनो वायरस के द्वारा जुकाम होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पीशीज के द्वारा होता है। एक इससे एक प्रश्न और बनता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो रोग का नाम हो गया यहाँ पर मलेरिया और रोग कारक का नाम हो गया प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो एक इसकी स्पीशीज है और सामान्य जुकाम राइनो वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो मलेरिया एक प्रश्न कभी कभी पूछा भी जाता है कि मलेरिया को उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम की सबसे घातक जो प्रजाति होती है उसका नाम क्या है। तो और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया को उत्पन्न करने वाले जो प्लाज्मोडियम है उसकी 2 या 3 या 4 भी कभी क्वेश्चन आता है, इनकी इतनी प्रजातियों के नाम लिखिए, 2 प्रजाति या 3 प्रजाति, इनके नाम लिखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो 4 मुख्य प्रजातियां हैं मलेरिया को फैलाने वाले प्लाज्मोडियम की, उसमें से नंबर पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला हो गया। और दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा हो गया प्लाज्मोडियम मलेरियाई और नंबर 4 हो गया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे घातक प्रकार का मलेरिया फैलाता है। इस प्रकार की मलेरिया को मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। तो सबसे घातक प्रकार की जो स्पीशीज है वह है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इम्पोर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है वह है प्रतिरक्षीकरण क्या है। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रतिरक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जब कभी भी किसी रोगाणु की कमजोर मात्रा को या जो कोई भी रोगजनक है हमारे शरीर में उसकी कमजोर मात्रा या उसकी कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म मात्रा को डाला जाता है, तो शरीर में बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनते हैं। मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स का भी यहाँ पर निर्माण हो जाता है। एक्चुअल में जब रियल समय में वास्तविक रूप से वह पैथोजन दोबारा शरीर में कभी आता है तो तुरंत ही शरीर के बी और जो टी मेमोरी सेल्स हैं उनके द्वारा उसे पहचान लिया जाता है और उसे तुरंत ही मार दिया जाता है। तो इस प्रकार जो ये स्थितियां हैं इसके द्वारा हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, काफ़ी एक प्रकार से देखा जाए तो रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो प्रतिरक्षीकरण 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला सक्रिय प्रतिरक्षीकरण और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। सक्रिय प्रतिरक्षीकरण क्या हो गया, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण में जब कोई भी पैथोजन शरीर के अंदर आएगा, शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज बनाकर उसको मारा जाएगा, उसको किल किया जाएगा, उसको कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। जैसे कि कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर आया या कोई वायरस आया, शरीर के द्वारा उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी एक प्रकार की जो कि प्रोटीन होती हैं। तो ये हो गया सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को जैसे रेबीज हो गया या किसी को टिटनेस हो गया या किसी को सांप ने काट दिया, तो इतने क्योंकि ये घातक चीज़ें हैं, एक जानलेवा बीमारी कहो इनको या जानलेवा परिस्थितियाँ बन जाती हैं, तो उस समय क्या किया जाता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उसको दिया जाता है। सीधे सीधे ऐसे लोगों को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। जैसे कि जो सांप को किसी व्यक्ति को काट लिया सांप ने, तो उसको क्या किया जाता है, एंटीवेनम दिया जाएगा। एंटीवेनम एक प्रकार का रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं, पहले से बन बनाए एंटीबॉडीज़ हैं जो कि उसके शरीर में
तुरंत ही असर करेंगी और सांप के जो जहर का जो असर है उसको कम करके व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार इसको क्या कहेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इसी तरह से एक जो बच्चा है, माँ का जो पहला जो बच्चा है माँ का गाढ़ा पीला दूध जो पीता है जिसमें कोलेस्ट्रम होता है और कोलेस्ट्रम होता है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण है, जिससे कि बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती हैं और वह रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग के जो 6 मंथ हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी जरूरी होती है, जिससे कि उसमें उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वह काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि प्रश्न कभी पूछा भी जा सकता है कि माँ के जो गाढ़ा पीला दूध होता है जो कि जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है, उसमें होता है IgE। तो उससे IgA प्रकार का एंटीबॉडी बच्चे को मिल्क के साथ या कोलेस्ट्रम के साथ मिलेगा, जिससे कि बच्चे का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। इसी को नोट्स के रूप में आइए समझते हैं। किसी दुर्बलीकृत रोगजनक या किसी प्रतिजन भी कहते हैं, शरीर के अंदर आने वाला रोगजनक को ही हम प्रतिजन भी कहते हैं। किसी दुर्बलीकृत या कमजोर मात्रा जिसको कह रहे हैं, रोगजनक या प्रतिजन की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहलाती है। जैसे वैक्सीन में क्या होता है, जब वैक्सीन लगती है ना, वैक्सीन लगने में क्या होता है कि किसी भी रोगजनक की कमजोर मात्रा को हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। जैसे कि अभी कोविशील्ड कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगी कोविशील्ड, उसमें क्या किया गया होगा, उसमें उस प्रतिजन को, उस रोग कारक को, रोगजनक को शरीर में डाला गया, लेकिन उसकी कमजोर मात्रा को। अब कोई भी रोगजनक शरीर के अंदर आएगा तो उसको शरीर में डाला जाए ना, वो वैक्सीन लग गई तो उसके द्वारा क्या होगा, तो शरीर के द्वारा प्राइमरी रिस्पॉन्स किया जाएगा, प्राथमिक अनुक्रिया शरीर के द्वारा की जाएगी। तो शरीर में एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी और एंटीबॉडीज बी और टी दो प्रकार के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके द्वारा, बी के द्वारा स्पेशली एंटीबॉडीज बनाई जाएगी। एंटीबॉडी बनाएगा लिम्फोसाइट बी और टी उस काम में बी को हेल्प करेगा। और साथ ही ये भविष्य में भी उस प्रकार का रोगजनक से लड़ने के लिए एक मेमोरी डेवलप करने के लिए मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और भविष्य में अगर वह रोगजनक वास्तविक रूप से शरीर को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से आएगा तो शरीर के को पहले ही शरीर तुरंत उसको पहचान लेता है और एक ज़्यादा संख्या में एंटीबॉडीज बनाएगा और उस रोगजनक को कम समय में ही किल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में उत्पन्न की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं और इसे पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसे ही प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जो रेबीज है, टिटनेस है, सर्पदंश है, इनके रोगियों को निष्क्रिय प्रतिरक्षण दिया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षण मीन्स रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं और जो बच्चा भी जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसको भी रेडीमेड एंटीबॉडीज माँ से बच्चे में पहुँचते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में HIV संक्रमण कैसे होता है, स्पष्ट करें। मनुष्य में HIV का संक्रमण देखा जाए तो 4 प्रमुख तरीके हैं, 4 प्रकार से मनुष्य में HIV का संक्रमण होता है। नंबर पहला, किसी भी HIV से इन्फेक्टेड मेल या फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या करती है किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य तो ये हो गया, जब किसी भी मनुष्य में HIV का संक्रमण के जो 4 जो कारण हैं किस प्रकार से होता है, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, कोई मेल या फीमेल किसी दूसरे मेल या फीमेल जैसी भी स्थितियां हैं उनके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो एक भी व्यक्ति वहां पर अगर संक्रमित होगा तो दूसरे को भी संक्रमण फैल जाएगा। एक तो ये हो गया। और दूसरा, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, जब किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, अगर जो दिया जा रहा ब्लड वह क्या है, वह HIV से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड है, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी यहाँ HIV हो जाएगा। या कोई भी उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन दे रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो HIV से ग्रसित अगर व्यक्ति की बॉडी का अगर हम कोई पार्ट्स लेते हैं, तो कोई ऑर्गन लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV हो जाता है। और तीसरी यहाँ पे कंडीशन है
संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। जो जैसे ये जो किशोरों में अक्सर ये देखने को मिलता है, उसमें उनमें होता क्या है कि आपस में वे इंजेक्शन के द्वारा ड्रग का सेवन करते हैं। जो एक व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, वह ड्रग का सेवन कर रहा है इंजेक्शन के द्वारा, और अपने साथी उसके जो साथी हैं वह भी उसी इंजेक्शन से ड्रग का सेवन कर रहे हैं। अगर बाय द वे किसी व्यक्ति को इनमें से जिसने पहले इंजेक्शन का यूज़ किया, अगर उसको किसी कारण से अगर HIV है, वो HIV पॉजिटिव है, तो स्वस्थ व्यक्ति जिसने उसके बाद उसी निडल से अपने बॉडी में इंजेक्ट किया है वो इंजेक्शन ड्रग को इनहेल करने के लिए, अंदर अपने शरीर में डालने के लिए, उस व्यक्ति को भी यहाँ पर HIV हो जाएगा। और तीसरा है, अगर कोई माँ संक्रमित है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे को भी, जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसको भी संक्रमण हो जाएगा, उसको भी HIV हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 4 रीज़न है, इनको आपको एक एक कर लिखना है। तो इस प्रकार से 2 नंबर आपको इसमें पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यह भी सिलेबस से हट गया है। क्वेश्चन नंबर इसी का जो ऑप्शनल ये भी हट गया है, ये इस बार नहीं है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी अभी सिलेबस में नहीं है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लगभग पिछले अगर आप 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, 3 बार एटलीस्ट 2 से 3 बार ये पूछा गया है, और बहुत ही कठिन भी नहीं है, सरल प्रश्न है। तो आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है? इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा, या किसी अल्कोहल या ड्रग किस प्रकार की है, किस प्रकार वह कार्य करती है, वो जानने की जो जिज्ञासा है, वह जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण एवं प्रयोग करने की इच्छा, ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? नंबर पहला, किशोरों को शुरू से ही समस्याओं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और असफलताओं को भी जीवन का एक हिस्सा समझने की शिक्षा देनी चाहिए। कुछ किशोरों में ये समस्या हो जाती है कि कभी विपरीत परिस्थितियां आने पे, कोई जैसे किसी बात में अगर लाइफ में दबाव महसूस वो करते हैं, तो उनसे बचने के लिए, असफलताओं से अपने को बचाने के लिए वे ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। तो इससे तो उन्हें पहले से ही ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो जीवन है उसमें सफलता असफलता तो जीवन का एक हिस्सा है, और जो विपरीत परिस्थितियां अगर अभी आई हैं तो अच्छी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन इनसे बचने के लिए अल्कोहल या ड्रग का सेवन करना उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं। तो ये जानकारी पहले से दी जानी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा किशोरों को दी जानी चाहिए। दूसरा है, किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना चाहिए, किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के साथ ड्रग और अल्कोहल खिलवाड़ करते हैं। तो ये जानकारी, इस प्रकार की शिक्षा किशोरों को देनी चाहिए। नंबर 3 है, किशोरों को दोस्तों के अनुचित दबाव को नहीं कहना सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मित्र हैं, जो उनका जो फ्रेंड सर्किल है, तो एक अगर थोड़ा बहुत दबाव बनाता है तो उसकी बात को जो दूसरे उसके मित्र हैं वे मानने लगते हैं, उनकी बातों को ना कहना उनको अच्छा नहीं लगता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रग और अल्कोहल को हमारे समाज में भी एक गलत तरीके से इसको देखा जाता है, तो इससे जितना दूर रहा जाए उतना सही है। तो इसमें पॉइंट नंबर 4 है, किशोरों को हमें विभिन्न कार्य करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही वह कार्य कर पाएगा, उतना ही जितनी उसमें क्षमता है उससे अधिक कार्य वह नहीं कर पाता है। इसीलिए निश्चित रूप से जिस व्यक्ति की जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा उसमें अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अगर दबाव नहीं डाला जाएगा तो निश्चित रूप से जो किशोर हैं उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार के जो अल्कोहल और ड्रग के सेवन से वे अपने आप को बचाएंगे। उसे उसकी रुचि के अनुसार ही कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक 2018 का उत्तराखंड बोर्ड का जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके
आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपकी समझ में अच्छी तरह से आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। जितनी पॉसिबिलिटी अगर आप इसको शेयर करने की कर सकते हैं तो उतना आप इसको शेयर करिए और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको अभी इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बहुत कम समय आपको अभी बचा है। आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर मार्क्स लाएं, इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। और आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, जितने भी आपके जो साथी हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।